हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मॉक टेस्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। मॉक टेस्ट 2 जो है हमारे दिसंबर एग्जाम 2020 के लिए इनकम टैक्स का, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलो 20 क्वेश्चन फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गाइज रूल नंबर 1, साइड में नोटबुक और हाथ में पेन रखना, क्योंकि जब भी हम डिस्कस करेंगे आपको जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगती है वो साइड में लिख लेना है नोटबुक पर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। नंबर ए है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जो होती है वो टैक्सेबल कब होती है, ये हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एज ऑल एसएससी। ऑल एसएससी मतलब कौन सर बता दो। नॉन रेसिडेंट एक होता है, दूसरा होता है रेसिडेंट एसएससी एंड तीसरा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इन सब के हाथों में टैक्सेबल होगी क्या? ये तो 9 सब। ये क्यों 9 सब? ये अगर आप ट्रम्प साहब को बोलोगे, ट्रम्प साहब आप खेती करते हो, ओके, आप खेती करते हो, आपकी जो भी खेती की इनकम है इंडिया में टैक्सेबल कर दो। आपके मोदी जी फ्रेंड है ना, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर नॉन, ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। देन टैक्सेबल इन हैंड ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी, अभी बोला ट्रम्प साहब को टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये आंसर आपका सही है। और एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये इनकम टैक्सेबल होती है। आउटसाइड इंडिया से जो भी एग्रीकल्चर इनकम मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, वो आपकी टैक्सेबल होती है। मैंने एग्री बोला है ना यहाँ पर, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। चलो नेक्स्ट, डिडक्शन एज पर सेक्शन 35 AD इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोवाइडेड सच बिजनेस commence its operation on or after 1/4/2019 subject to an exception to the exception is। देखो, ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन है, एक क्रिटिकल सिचुएशन पर क्वेश्चन पूछा है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आया था, बट स्टिल इसका इन डिटेल, बहुत डिटेल नॉलेज होना चाहिए आपको 35 AD यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस का, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ऑप्शन है, बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कमेंस एट एनी टाइम और ऑन और आफ्टर 1/4/2017, ये ऑप्शन नहीं है। देन बिजनेस ऑफ लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क में बी कमेंस एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1/4/2007, ये भी ऑप्शन नहीं है। नेचुरल, सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका बी रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर प्रोविजन देखोगे उसके 35 AD के, तो ये बिजनेस को यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है, तो आपका आंसर रहेगा बी वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन एसएससी हैज इनकर्ड ₹1 lakh ऑन कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 50% ऑफ द प्रोड्यूस हैज बीन सोल्ड ₹1 lakh and the balance 50% has been used by the assessee for his self consumption. The agriculture income is case solve। देखो, आपने यहाँ पर कितना इनकम लिया है एग्री से, बोलो फटाफट, 2 लाख। अब 2 लाख में से 1 लाख आपका प्रोडक्ट जो भी आपने कल्टीवेशन के लिए इनकर्ड किया है वो लेस करना होगा या नहीं होगा? एक्सपेंसेस है, ओके, तो लेस कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास इनकम कितना बच रहा है एग्री से? टोटल इनकम, भले आपने सेल्फ कंज्यूम के लिए वो घर पे रखा हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशो 60 एग्रीकल्चर एंड 40 आपका रहेगा आपका कौन सा? बिजनेस इनकम। सर 1,20,000 क्यों नहीं आता? अरे यार, 1,20,000 इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने 1 लाख रुपीज ऑलरेडी एक्सपेंसेस कल्टीवेशन पर किए, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। चलो नेक्स्ट, समझ में आया क्यों बी आया? इसका 60%, 60,000, 40% बिजनेस इनकम मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। देन इफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन विच इज सेल्फ जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड, देयर विल बी नॉट बी कैपिटल गेन, ओके, बी एनी कैपिटल गेन, ओके, बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, नॉन ऑफ द अबव। क्या बात करते हो, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। ऐसे कैसे होगा नॉन ऑफ द अबव? ये तो कट कर दिया हमने। अब 3 बचे, 3 में हमें पंगा लेना है। सो बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसा स्टेटमेंट में परेड वगैरह दिया है क्या? नहीं है, तो कल कर दो इसको। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं,
अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो प्रोफेशन मतलब आप कल सीए बन गए, आप अच्छे से सीए में बन गए, सीए में बन गए तो आपकी गुडविल मार्केट में हो गई 10 करोड़, भारी एकदम भारी भक्कम 10 करोड़, और आप आईपीएल को सर्विसेज देते हो, हाँ 10 करोड़ तो होंगी ना आईपीएल को सर्विस देने के बाद। तो इस सिचुएशन में जो भी आपका गुडविल रहेगा एज ए सीए में, वो गुडविल आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है। अगर ये बिजनेस होता तो चार्जेबल होता कैपिटल गेन में, क्या होता, चार्जेबल होता सीजी में, बट ये आपका प्रोफेशन है, तो इस केस में नॉट बी कैपिटल गेन। आंसर क्या है, नॉट बी कैपिटल गेन। सर ये गुडविल आपके बिजनेस के इनकम में ही ये इनकम फ्रॉम गुडविल कंसीडर किया जाए। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम ऑफ अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। फ्रेंड्स ये लिख कर लिया करो, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास रहेगा तो आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, और कंसेप्ट एक बार बिल्डअप हो गई तो आपको कोई भी मार्क लाने में नहीं रोक सकता। हमें हवा में स्टडी नहीं करनी है, इस बार पूरा प्रॉपर स्टडी करते आगे जाना है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने लिखना है। मैं सबको देख रहा हूँ, आपके हाथों में अभी भी नोटबुक और पेन नहीं है, बस कानों में हेडफोन है। सो ऐसा नहीं करना है आपने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम ऑफ अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। देखो कौन सी इनकम रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड किया है, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन डी आएगा, क्यों आएगा, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली, ये ओके। बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही है, ये भी टैक्सेबल होगा दोनों के हाथों में। देन रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन लंदन, ये भी आपके दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। सो आंसर रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट। सर सुनो ना, यहां पर अगर मैं नॉन रेसिडेंट होता तो ये क्या मुझे टैक्स देना पड़ता? यहां पर नो टैक्स। क्या? नो टैक्स, क्योंकि आपकी इनकम आउटसाइड इंडिया है और आपका सोर्स जो है वो भी आउटसाइड इंडिया है, और आपकी इनकम रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला बंदा हमारा इंडिया का आपको नहीं बोलेगा कि ये ट्रम्प आके इनकम हमारे यहाँ पर पे कर दे, टैक्स पे कर दे, नहीं चलेगा भैया। दिल्ली का तो अपना ही है, अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो भी दिल्ली में वो कमाता है तो वो टैक्सेबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट लिख लिया करो कुछ भी करके। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80AI for any undertaking or enterprises engaged in development of infrastructure facilities shall be allowed to the extent of then 100% of the profit for first 5 years and 30% for subsequent 5 years। अरे यार क्या से लाया प्रोविजन, भगा दो इसको। देन 50% भगा दो इसको भी, कुछ भी नहीं काम किया, कुछ भी डाल दे। देन 100% of profit of such industrial undertaking or enterprises for 10%, बिल्कुल सही बोला है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इंटरप्राइजेज जो होती है वो जो कवर होती है उसको 100% 10 ईयर्स तक दिया जाता है। तो आपका आंसर रहने वाला है क्या? सी वाला। ओके, नेक्स्ट, नो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल। ये जनरल क्वेश्चन है। जब भी आप सेक्शन 194 देखोगे वहां पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194A वगैरह देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह होता है, तो वहां पर आपको जो भी टैक्स पे करना होता है वो ड्यू बेसिस पर पे करना होता है। ये आपने ध्यान में रखना है जब भी आपको कोई पेमेंट मिलता है सिक्योरिटीज वगैरह का। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है हमारे सामने। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्वायरिंग टू particular employee by virtue of his employer contribution to recognized provident fund is 12% per annum in such case। देखो जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपके बिहाफ पर कंट्रीब्यूशन करता है। क्या कंट्रीब्यूशन करता है? सर उसको कुछ काम नहीं किया। अरे यार पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है ना, तेरे भलाई के लिए कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ में। जब पीएफ में पैसा जमा होता है ना भैया, ये अमाउंट जमा हो गया, तो ये पीएफ में जमा होता है, ये 2 तरीके से जमा होता है। एक तो आप खुद कंट्रीब्यूशन करते हो, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है,
और दूसरा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, इधर से आता है और इधर से आता है। तो ये जमा हो गया, इधर इतना अपना हो गया और इतना एम्प्लॉयर का हो गया। तो इस पर इंटरेस्ट वगैरह सब क्या है, एग्जम्प्ट है। ओके, इस पर नो टैक्स। बट यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलता है 9.5%, और उसके जो भी इंक्रीज होता है, उसके आगे जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो टैक्सेबल होता है। यहां पर केस क्या है, 12%, 12.5 मिल रहा है, यहां से 9.5 माइनस करो, कितना आ रहा है आपका 3%। आंसर करेक्ट, ओनली इंटरेस्ट ऑफ 3% इज टैक्सेबल। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो आप। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो कमेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। क्या बात करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। क्या बात करते हो, कौन से एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया जाता है, थोड़ा सा डिस्कस करो सर। लॉस इनकर ड्यू टू थेफ्ट इन अ फैक्ट्री आफ्टर वर्किंग आवर्स, बिल्कुल ये अगर आपका लॉस होता है थेफ्ट की वजह से, चोरी वगैरह होती है, तो वो कंसीडर किया जाता है। एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉस, ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं, आजा भाई बाहर। देन लॉस कॉज बाय वाइट एंड्स, ये भी कंसीडर किया जाता है। देन एक्सीडेंट फायर स्टॉक इन ट्रेड, ये भी कंसीडर किया जाता है। सर मैं ना आज ही ना मैं सोच रहा हूँ ना 1 करोड़ रुपए के मेरे पटाखे लाए हैं ना, उसमें से मेरे को लगता है कि वो ना किसी ने उसने माचिस वगैरह जला दी ना उसमें, तो मेरा 1 करोड़ लॉस हो सकता है। तो मैं आज ही उसकी बुक में एंट्री करना चाहता हूँ, दीपावली का सीजन है, मैं बेनिफिट ले सकता हूँ उससे। नहीं चलेगा, एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉस आप कोई भी ले नहीं सकते, इसके लिए हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट, आर एन इंडिविजुअल who is not carrying on a business has borrowed a sum of rupees कितना 1 lakh और 2019 at the rate 18% per annum. A finance company are in this case should deduct tax on such interest paid अमाउंटिंग टू। देखो आर अगर बैंक से पैसा ले रहा है और वो 18,000 रुपीज़ पर एनम इंटरेस्ट पे कर रहा है पर एनम, तो 194A यहाँ पर उसको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बट 194A बोलता है उसको ऑडिट एप्लीकेबल है क्या, यानी कि उसका जो टर्नओवर है और उसका टर्नओवर अगर वो इंडिविजुअल है तो 50 लाख के एक्सीड है क्या, या प्रोफेशन है तो 50 लाख के एक्सीड है क्या, नहीं। अदरवाइज उसको इनकम 1 करोड़ से आगे है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, बिल्कुल नहीं। तो इस सिचुएशन में उसको ये टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, आंसर आएगा नील। ओके चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट हमारे सामने, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। क्वेश्चन बी आ रहा है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग सफिशिएंट टू गिवन। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, आप पढ़ो। ऑप्शन ए कॉलम, ए टेबल, बी टेबल। चलो, बॉन्ड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 54 EC, जो भी बॉन्ड होते हैं स्पेसिफाइड इन EC में, उसके बाद नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, उसके बाद सेक्शन 288B दिया है एंड सेक्शन 143(1) दिया है एंड 194J दिया है। तो हम एक एक बार करके पढ़ते हैं। स्पेसिफाइड बॉन्ड इन सेक्शन, ये आता है क्या, राउंडिंग ऑफ टैक्स, कहाँ पर लिखा है, नहीं ये गलत है। देन थ्योरेशोल्ड लिमिट ₹30,000, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स की 30 कहाँ पे लिख, नहीं है वो भी। मैक्सिमम लिमिट ₹50 लाख, जो आपका बॉन्ड होता है ना, वहाँ पर आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस बॉन्ड में, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट कितना ले सकते हो, 50 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, जो भी आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस होता है, राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या, नहीं। थ्योरेशोल्ड लिमिट 30,000 हो सके, ये तो गया काम से। कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, यस बिल्कुल, नॉन ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप 8 ईयर्स के लिए, आपका जो भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है। देन थर्ड आ रहा है हमारे सामने सेक्शन 288B। 288B बोले तो क्या होता है, राउंड ऑफ टैक्स, ओके। थ्योरेशोल्ड नहीं है,
तो ये 288 भी होता है टैक्स को राउंड ऑफ करना, और 288A होता है इनकम को राउंड ऑफ करना। इनकम को राउंड ऑफ करने के लिए 288A एंड टैक्स को राउंड ऑफ करने के लिए 288B हो गया। चलो 143(1) ये भी गया। ये अब दो बचे हमारे पास। थ्रेशोल्ड लिमिट हो सकती है क्या 140? नहीं, तो आपका आंसर ई रहने वाला है। चलो ई को करेक्ट करो। एंड लास्ट वन इज 194J, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000। सर 194J को बताओ, आप सीए हो, आप सीए में हो, आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो और वहाँ से आपको क्या मिलता है, कोई पेमेंट मिलता है, आपकी सर्विस फीस मिलती है। तो उस सिचुएशन में आपको एक्सीड 30,000 रुपीज़ के अगर कोई भी अमाउंट मिलता है उस क्लाइंट से, तो उस सिचुएशन में आपको 10% वो क्लाइंट आपका TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। दिस इज अ प्रोविजन। 194J मैंने को याद रखना है ना, तो जोकर बोलता हूँ मैं इस सेक्शन को। 194J जो भी पढ़ लिख, जो जोकर मतलब ये नहीं कि ध्यान रखने के लिए जोकर, सीए हम सीए है तो ऐसा वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, बट स्टिल मैं याद करने के लिए 194J बोलता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी ये सेक्शन याद आएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके क्वेश्चन सी आ रहा है हमारे सामने, देखते हैं हम इसको। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अंडर लॉ इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन और पार्ट ऑफ देयर। देखो कैपिटल गेन अगर बात करें तो आपको कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहा है गवर्नमेंट्स वगैरह, तो उस सिचुएशन में जिस ईयर में आपको कंपेंसेशन मिल रहा है उस ईयर में आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि उस प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट किया जाएगा असेसमेंट ईयर में। तो ये करेक्ट है, ट्रू है। देन एक्सपेंस ऑफ परचेस लॉटरी टिकट आर डिडक्टेड आउट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी। क्या बात कर रहे हो, कब से होने लगा, फ्रॉम लॉटरी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये फॉल्स है, इसको मैं ट्रू करता हूं, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, फॉर कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन इट्स टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट बी इंक्लूडेड। यस, कंप्यूटेशन एडवांस टैक्स, जो भी आप कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स करते हो, देखो टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट भले आप उसके बाद उसका बेनिफिट ले लो मगर कंसीडर करते तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ओके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट शॉल बी एग्जम्प्टेड इन ऑल केस। ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है वो आपका रहने वाला है ट्रू। ये फॉल्स, इसको मैं करता हूँ ऐसे, इसको मैं करता हूँ ऐसे, ये अगेन क्या है, ये फॉल्स है, ये अगेन करेक्ट है। देन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी शॉल बी टैक्सेबल अंडर हेड फ्रॉम अदर सोर्सेस। कब से जाने लगी भाई, ये सैलरी जो होती है ल्यू, ये डेफिनेशन में कवर होती है सैलरी के। जो अगर आप डेफिनेशन देखोगे सैलरी की तो ल्यू ऑफ सैलरी वहाँ पर दिखेगा, तो ये सैलरी इन हेड के अंडर जाती है। इसका मतलब ये आंसर कौन सा है, ये आंसर फॉल्स है। यहाँ पर होते हैं हमारी ये भी 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं नया, यहाँ पर जो डी पार्ट्स है ये देखते हैं डी पार्ट्स। देन फॉर द क्लेमिंग एग्जम्पशन 54B द असेट ट्रांसफर शुड बी डैश अर्बन एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर, रूरल नॉन एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पर 54B का आपको बेनिफिट लेना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उस सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अर्बन एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आपका आंसर ये रहेगा। देन व्हेन रियलाइज रेंट ऑफ ₹50,000 in respect of let out property is realized subsequently, the amount liable to tax would be rupees। अगर आपको रियलाइज होता है कोई रेंट तो उस सिचुएशन में कितना आपको टैक्स लगता है। देखो आप 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली 50,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं, तो उस सिचुएशन में आपने उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है, उसमें से 30%। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 35,000। कैलकुलेशन
करो ये और आपका आंसर आ जाएगा 35,000। आ रहा है ना, कमेंट में लिख दो आ गया बोल के। ओके, शेयर गिवन टू द एम्प्लॉय एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल प्राइस अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आर। भाई अगर शेयर्स आप दे रहे हो ना एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट तो अल्टीमेटली टैक्सेबल होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। देन एक्स लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। एक्स लिमिटेड शॉल बी, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो कैंसी बन जाएंगी भैया, नॉन रेसिडेंट कंपनी बन जाएगी। अ फॉर्म बिजनेस इनकम इज नील के बाद नेगेटिव, इट शॉल स्टिल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज। देखो लास्ट इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपका अगर नील बैलेंस है और या नेगेटिव है आपका बुक प्रॉफिट, तो उस सिचुएशन में आप अपने वर्किंग पार्टनर को कितना रिम्यूनरेशन दे सकते हो, 1,50,000। इसका मतलब गाइज ये क्वेश्चन IMP है, इसको आपने क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद में रखना है। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने इसका जो फर्स्ट वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप देख सकते हो, ताकि आपके 40 MCQ आराम से क्लियर हो सके और आपके न्यू कंसेप्ट जो भी आपको लगता है, आपके एटलीस्ट 40 कंसेप्ट 40 मिनट में तो रिवाइज हो रहे हैं ना, तो आपने दोनों भी वीडियो देख सको। गाइज चलो टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो। मैं जल्दी आपको पूरे MCQ इनकम टैक्स के 100 प्लस MCQ है मेरे पास शायद, वो आपको डिस्कस करूँगा। गाइज टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहो और हंसाते रहो। चलो टेक केयर, सी यू।